नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। तो क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर बाजार दर्शन। और आप देख रहे हैं इस चैप्टर में काफी कुछ अभी तक हमने जान लिया है कि किस तरह से जो बाजार का जादू है वो हम पर चढ़ता है और हम जो अनावश्यक हमारी चीजें हैं, यानी कि जब जब हमारा जो मन है वो खाली होता है और जेब भरी होती है, तो उस समय पर हम ज्यादा अनवांटेड चीजें आवश्यक चीजें हम खरीद लेते हैं। और जब जब भी हमें बाजार जाना होता है, क्योंकि देखिए बाजार हमें इस तरह से एक मूक हमें निमंत्रण देता है कि हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। हमें हर चीज जो है, हम बाजार में जाते हैं, कोई भी चीज हमें ऐसी नहीं लगती कि ये नहीं चाहिए। हमें लगता है कि यार ये भी ज्यादा अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है और ये भी अच्छी लग रही है। तो हर तरह की चीजें हमें वहां पर अच्छी लगती हैं। तो आगे क्या कुछ है इस चैप्टर में, उसे कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए चैप्टर, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको शुरू से ही, कि ये अगर आप चैप्टर को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, तो काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डेली रूटीन में, रोजमर्रा की जिंदगी में आपके काम आने वाली हैं। रोजमर्रा के जीवन के लिए आप सीखेंगे, समझेंगे और आगे भी जीवन में आपके ये चैप्टर आपको बहुत कुछ याद दिलाने वाला है अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी ध्यान पूर्वक पढ़ने और ध्यान पूर्वक समझने के लिए। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर काफी कुछ पढ़ लिया था, और जैसे मैंने आप लोग लास्ट सेशन में बताया कि एक अंतर चिन्ह, यानी कि मन का जो मन कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। जब हम कभी भी बाजार जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो उस जादू की जकड़ से, यानी कि बाजार के जादू की उस जकड़ से बचने का केवल और केवल एक सीधा सा उपाय है कि हमारा जो मन है वो खाली नहीं होना चाहिए। जब बाजार जाओ तो मन खाली ना हो, यानी कि कुछ ना कुछ आपको सोच कर जाना है, कुछ ना कुछ आपको समझ कर जाना है। और दूसरा, जब मन खाली हो तो तब बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो तो लू थूपन व्यर्थ हो जाती है। यानी कि अगर आप कहीं धूप में जा रहे हैं, गर्मियों के दिनों में कहा जाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, अपने शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए, अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होनी देनी चाहिए। क्योंकि हम अक्सर धूप में जाते हैं और धूप में जाने से हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है और हमें पानी की कमी हो सकती है। हम आपने देखा होगा स्कूल में भी कई बार क्या होता है, गर्मी में बच्चे चक्कर खाकर गिर जाते हैं या रास्ते में कई लोग चक्कर खाकर गिर जाते हैं। तो उसका बिल्कुल यही रीजन है कि जो हमारा शरीर है उसमें पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा पसीना निकलता है और एक तरह से डिहाइड्रेशन हमारे शरीर में हो जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक पानी का एग्जाम्पल देकर ही कहा गया है कि यदि लू में जाना हो तो पानी पी कर जाना चाहिए, पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। यदि मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला रह जाएगा। यानी कि बाजार की जो साज सज्जा है, अगर आपका मन भरा है, आप उद्देश्य से गए हैं बाजार, आपको पता है आपने अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदनी है, आपने अपनी नोटबुक्स खरीदनी है, आपने स्कूल शूज खरीदने हैं, आपने अपना वाटर बॉटल, आपने अपना टिफिन खरीदना है, तो क्यों आपका ध्यान जाएगा एक जीन्स लेने की तरफ, या क्यों आपका ध्यान जाएगा कोई स्पोर्ट शूज लेने की तरफ। और देखिए जब हम कभी शादी की शॉपिंग करने जाते हैं तो उसके लिए हम सोच कर जाते हैं कि हमें क्या खरीदना है, तो हम वही चीजें खरीदते हैं कि अरे यार मुझे इस तरह के शूज खरीदने हैं, इस तरह के फॉर्मल ड्रेसेस खरीदनी है। तो और अगर हम उस टाइम पे हमें बिल्कुल ध्यान नहीं आता कि हमें स्कूल के लिए, मतलब हम ऐसे एक्साइटेड नहीं होते कि हमें स्कूल के लिए क्या लेना है। तो हमें हमेशा बाजार जब भी जाना है अपना लक्ष्य यानी कि अपना मन में लक्ष्य बनाकर जाना चाहिए
तो बाजार की जो चकाचौंध है, बाजार का जो एक तरह से सजावट है, जो फैला हुआ बाजार है, उसका असर बिल्कुल भी नहीं होगा और वो आपको बिल्कुल भी घाव नहीं देगा। घाव यानी कि दुख, क्योंकि कई बार हम जाते हैं, चीजें हमें पसंद आ जाती हैं और हमारे पास उतना बैलेंस नहीं होता, हमारे पास उतना पैसा नहीं होता, अमाउंट नहीं होता उस चीज को खरीदने के लिए, तो हमारा मन जो है वो दुख जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो अगर आपका मन भरा होगा, अगर आप लक्ष्य के साथ बाजार जाएंगे तो कभी भी आपको दुख नहीं देगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा, क्योंकि जो आप शॉपिंग करके लाएंगे, जो आप खरीद कर लाएंगे, वो आपको आनंद देगा, यानी कि खुशी देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, यानी कि बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। क्यों कृतार्थ होगा? क्योंकि तुमने असली जो कर्तव्य है अपना बाजार से, देखिए बाजार की सार्थकता तभी होती है, ये चैप्टर और ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, और जो हम पढ़ रहे हैं एक एक पंक्ति को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है कि बाजार तभी सार्थक होता है जब वो आपकी जरूरतों को पूरा करे। ठीक है, बाजार तब सार्थक होता है जब वो आपकी जरूरतों को पूरा करे, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। असल में जो लाभ, यानी कि जिस चीज के लिए आप गए हो, जिस चीज को खरीदने के लिए आप गए हो, वो सच्चा लाभ उसे दे रहे हो, यानी कि उसके होने का उसको सार्थकता आप प्रदान कर रहे हो। और बाजार की असली कृतार्थकता यही है कि आवश्यकता के समय काम आना। अब देखिए, आपने बहुत सारी अनावश्यक चीजें खरीद ली हैं और जो आवश्यक चीज है वो आपको नहीं मिल पाई है, तो ये बाजार की सार्थकता नहीं है। बाजार की कृतार्थता, बाजार की सार्थकता यही है कि वो आवश्यकता के समय काम आ जाए। एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि मन बंद रहना चाहिए। देखिए, दो चीजें यहाँ पर कही गई है कि मन जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए, मन भरा होना चाहिए। और देखिए, अब यहाँ पर खाली होना और बंद होने में अंतर है। मन को खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि मन बंद रहना चाहिए, क्योंकि जो बंद हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि लोगों के इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं, रुचियां खत्म हो जाती हैं। तो देखिए, जब रुचियां खत्म हो जाती है, रुचि समाप्त हो जाती है, तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि आपका मन जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि शून्य होने का अधिकार तो बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे तो यह झूठ है, और अगर इच्छा निरोध का एक ऐसा नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसा तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की वह राह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद करके रखना जड़ता है। लोभ का जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है, यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आंख अपनी फोड़ डाली और तब लोभनीय के दर्शन से बचे हुए तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके हम सपने नहीं देख लेते? तो देखिए, बहुत ही ज्यादा एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात कही गई है कि कई बार लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को रुचि नहीं है इन सब चीजों में। तो ये चीज बिल्कुल अलग है। अगर आप किसी चीज से अपनी आंखें हटा लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चीजें दिखना बंद हो जाएंगी, क्योंकि कई बार जो हम इमेजिनेशन करते हैं, जो हम एक तरह से जो हम कल्पना करते हैं, वो सारी चीजें हम हमेशा आंखें बंद करके ही करते हैं। जो हम सपने देखते हैं वो सब हम आंखें बंद करके ही देखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि, और सपने भी चैन को भंग करते हैं, सपने भी आराम को भंग करते हैं, सपने भी हमारे बहुत सारी चीजों से हमें डिस्टर्ब करते हैं या हमें आगे जाने की प्रेरणा देते हैं। इससे हमें यहाँ पर ये क्लियर होता है कि मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है, यानी कि हमें मन को
बंद नहीं करना चाहिए, यानी कि अपनी रुचियां समाप्त नहीं करनी है चीजों के प्रति, अपना इंटरेस्ट खत्म नहीं करना है। आपको बाजार के प्रति सतर्क किया जा रहा है, आपको बाजार के प्रति जागरूक किया जा रहा है, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा जा रहा है कि आप एक तरह से तप कर लो, आप एक तरह से हठ योगी बन जाओ, आप एक तरह से बिल्कुल साधु बन जाओ। आपको ये नहीं कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप अच्छे बुरे का ज्ञान करो, आप अपनी नीड्स को, आवश्यकताओं को ऊपर रखो, अपने शौक को नीचे रखो। इससे कई बार क्या होता है, बहुत सारी परेशानियां आपको आगे जीवन में उठानी पड़ती हैं। तो देखिए, यह अकारत है, यह तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन क्रश भले ही हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान वह मुफ्त ऐसे नहीं होता, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है। इसीलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है, वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता तो परमात्मा से अभिन्न, हम महाशून्य ही नहीं होते, यानी कि हम में पूर्णता नहीं है, हम हमेशा अपूर्ण है, क्योंकि पूर्ण तो हमेशा ईश्वर ही है। इसी से हम है सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बालात मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसीलिए सुने क्योंकि वह अप्रिय योजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनोमानेप की छूट मन को न हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। अब लेखक फिर से अपना यहाँ पर एक अनुभव शेयर करते हैं, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कहते हैं कि पड़ोस के एक महानुभाव रहते हैं, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं, यानी कि अपने पड़ोस की बारे में बात कर रहे हैं कि पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, जिनको लोग भगत जी कहते हैं, और वो चूरन बेचते हैं। ठीक है, और यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, और उन्हें लेकिन किसी भी दिन चूरन से उन्हें 6 आने पैसे ज्यादा नहीं कमाए, यानी कि उन्होंने कभी भी अपने चूरन से 6 आने से ज्यादा पैसे नहीं कमाए। देखिए क्या होता है कि क्या कभी उन्हें 6 आने से ज्यादा पैसे नहीं मिले होंगे, या उनके पास उससे ज्यादा ग्राहक नहीं आए होंगे, या उससे ज्यादा लोग उनसे नहीं मिले होंगे। तो उनका चूरन आसपास सरनाम है और खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल या माला माल होते। क्या कुछ उनके पास न होता? इधर 10 वर्षों में मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न तो उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं, पेशगी ऑर्डर नहीं कोई लेते, बंधे वक्त पर अपने चूरन की पेटी लेकर बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने के लिए उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देय देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। अगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्हें 25वां पैसा भी दे सके, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई, कभी रोग होता तो मैंने उन्हें देखा नहीं, यानी कि बिल्कुल उनका एक तरह से मन जो था वो क्या था, बिल्कुल वो मन उनका टिका हुआ था, बिल्कुल उनका मन जो है बिल्कुल भी चंचल नहीं था, बिल्कुल भी उनके मन में इस तरह की कोई लालच, इस तरह का कोई दबाव उनके मन में नहीं था। और तो और इतना कि मुझे निश्चय मालूम होता है कि चूरन वाले भगत जी, तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इतना तो मुझे निश्चित मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता, यानी कि इनका जो मन है, इन्होंने अपने मन को केंद्रित किया हुआ है, इन पर कभी भी बाजार का जादू नहीं चल सकता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि
उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे तरीके थे कि वो अपने चूरन को बाजार में बेच देते, जो और ज्यादा मात्रा में चूरन बना लेते, व्यवसाय करते, उससे एक बिजनेस खड़ा कर सकते थे बहुत बड़ा, और काफी माला माल वो हो सकते थे। लेकिन उन पर बाजार का जादू बिल्कुल नहीं चला। ये बाजार का जो दिखावा है वो उन पर कभी नहीं चला। तो आज वो जिस स्थिति में है बिल्कुल वहीं पर है। कहीं आप भूल कर न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। तो लेखक कहते हैं कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी नहीं सोचिएगा कि मैं भी चूरन बेचता हूँ। शायद इस तरह की पंक्तियां मैं तभी लिख रहा हूँ, यानी कि लेखक कहते हैं कि कहीं आप, जो मैंने इस तरह की पंक्तियां लिखी है, इसको देखकर ये ना समझ लीजिएगा कि कहीं मैं ही चूरन बेचता हूँ। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक ने उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो लेखक है वो कहते हैं कि आप मेरी बातों से ये न समझिएगा कि कहीं मैं भी तो चूरन नहीं बेचता, लेकिन ये समझिएगा कि लेख के किसी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की हिम्मत मैं कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे क्या मालूम होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज हो। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। वो क्या है कि उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता है। माल बिछा रहता है, उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति जैसे पैसे को अपनी आहत गर्व में बिलखता छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी नहीं चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज ही न हो जाती होगी? पैसे की व्यंग शक्ति सुनिए, पैसे की व्यंग शक्ति सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ती निकल गई मोटर। अब लेखक एक व्यंग सुनाते हैं, व्यंग शक्ति सुनाते हैं कि वह बहुत ज्यादा दारुण है। कैसी है कि मैं पैदल चल रहा हूँ और पास से ही एक मोटर जो है वो धूल उड़ाती निकल गई। क्या वह निकली मेरे कलेजे को कौंधती? एक कठिन व्यंग की लीक ही आर पार सी हो गई, जैसे किसी ने मेरी आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो, देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ होता। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा सा मुझे अपनों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। देखिए, कई बार आपके दिमाग में भी ऐसी चीजें आती होंगी। देखिए, यही चीज है कि जो हमारा मन है वो मजबूत नहीं है। हमारा मन जो है वो बिल्कुल डोलता रहता है, इधर से उधर हमारा मन जो है वो डोलता रहता है। तो लेखक क्या कहते हैं यहाँ पर? लेखक अपना एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि पैसे की व्यंग शक्ति को सुनिए, एक मजाकिया शक्ति के बारे में सुनिए पैसे की, और ये बहुत दारुण है, यानी कि बहुत ही दुखदाई है। मैं पैदल चल रहा हूँ और पास ही एक मोटर धूल उड़ाती हुई जा रही है, और वो धूल क्या उड़ा रही है, वो तो मेरे कलेजे को कौंधती हुई एक कठिन व्यंग करके लीक के आर पार हो रही है, और ऐसा कर रही है जैसे किसी ने मेरी आंखों में उंगली दे दी हो और उंगली देकर दिखाया हो कि देख, उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो, यानी कि तुम्हारे पास नहीं है। और अब लेखक कहते हैं कि ये मेरे अंदर ऐसी विडंबना हो जाती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो जाता हूँ कि हाय, मैं ऐसे माँ बाप के घर ही पैदा होने के लिए रह गया था। देखिए, कई बार बच्चों के मन में खास तौर पर इस तरह की बातें आती हैं कि
देखिए, आजकल की जो संस्कृति है वो दिखावे की संस्कृति है। ये तो मैं आपको शुरुआत से ही बताती आई हूँ, जैसे ही आपने क्लास 9th में भी एक चैप्टर पढ़ा होगा उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो ज्यादातर चीजें जो हैं वो दिखावे के लिए हैं। अब क्या होता है कि कई बार जो हमारी फैमिली होती है वो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, जो हमारी आर्थिक स्थिति होती है, वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के बाद, देखिए आवश्यकताएं तो इंसान कैसे भी मेहनत करके पूरी करता है, उसको करनी पड़ती हैं। छोटी छोटी जरूरतें अगर नहीं हो पाती हैं तो वो कुछ ना कुछ अलग तरीके से जुगाड़ करके या कुछ अलग तरीके से अपने काम को निकालता है, लेकिन वो मैनेज करता है, किसी न किसी तरह से वो मैनेज करता है अपनी चीजों को। लेकिन जहां ये दिखावे की बात आ जाती है, फिर वहां एक तरीके से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, सब कुछ एक तरह से मैश हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है, क्योंकि वहां पर ये दिखावा सबसे ऊपर आ जाता है। आपने किसी फ्रेंड के पास बहुत अच्छी वॉच देख ली और अब आपको वही वॉच चाहिए, अब आपको वही घड़ी चाहिए, और आपको पता है कि आपके माता पिता किस तरह से आपके विद्यालय की फीस भर रहे हैं, किस तरह से आपको पढ़ा लिखा कर उनको आपने यहाँ तक उन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया है। आपकी नोटबुक्स हैं, आपकी यूनिफॉर्म है, आपके खाने पीने का। और देखिए, कभी भी कोई भी माता पिता अपने बच्चों के खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं करते। भले ही वो अपना एक रोटी कम खाते हैं, लेकिन बच्चों को वो पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, सहायता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, जैसे मैंने कहा कि आप अपने दोस्त के पास कुछ ऐसी महंगी चीज देख लेते हैं, और खास तौर पर जब वो कहता है कि ये मेरे पिताजी ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया है, ये मेरे पिताजी ने मुझे चिल्ड्रंस डे पर गिफ्ट किया है, या ये मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे ही गिफ्ट कर दिया, या दिवाली गिफ्ट है, या न्यू ईयर का गिफ्ट है। तो कई बार बच्चों का जो दिमाग होता है, बच्चों की जो सोच होती है, वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होती और वो बिल्कुल गलत दिशा में सोचने लगते हैं। वो बिल्कुल इसी तरह की सोचते हैं कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मुझे जन्म लेना था, क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ पैदा होता। यानी कि अगर किसी के पास बाइक देख ली, किसी के पास स्कूटी देख ली, किसी के पास कार देख ली, वैसे तो ये सारी चीजें आजकल कॉमन है, क्योंकि दिखावे की संस्कृति है। आदमी के पास पैसा हो ना हो, वो ईएमआईज बनाकर ये सारी चीजें ले लेता है, और उसकी जरूरतों से ज्यादा उसको दिखावा करना है, तो बहुत सारी अलग अलग तरीके से वो ऐसी चीजों को खरीद लेता है। लेकिन जिसके पास नहीं है, वो इसी तरह से एक तरह से वो अपने मन को बहुत ज्यादा छोटा कर लेता है, अपने मन को बहुत ज्यादा परेशान करके रखता है, और कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को भी कोसता है। वो ये नहीं सोच पाता कि मेरे माता पिता मेरे लिए कितना ज्यादा कर रहे हैं। कभी भी हम किसी भी माता पिता का कर्ज जो उन्होंने हमारे लिए किया है, हम उसको नहीं उतार सकते हैं तो केवल और केवल अपने आप को पूरी तरह से उनको समर्पित करना, यानी कि उनके कहे हुए पर चलना, उनकी सिखाई गई अच्छी बातों को मानना, और एक तरह से बुढ़ापे में उनका सहारा बनना। तो बिल्कुल कई बार हमारे मन में इस तरह की बातें आती हैं कि क्या यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ जन्म लेना था, क्यों ना मैं भी मोटर वालों के यहाँ हुआ होता। उस व्यंग में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने जरा सी बात से ही मुझे अपनों के प्रति कृतज्ञ कर दिया, यानी कि अपने जो मेरे लिए सब कुछ करते हैं, मैं उनके उपकारों को, उनकी कृतज्ञता को भूल गया। अब आगे कहते हैं, लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले चिंतर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। वह तो क्या बल है जो तीखे व्यंगों के आगे ही अज्ञेय नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल का नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अकूट
अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, बटोर कर रखने की स्पृहा है, वहां उस बल का बीज नहीं है, वहां उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि निश्चय ही जो तृष्णा है और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है और वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की ओर और चेतन पर जड़ की विजय है। अब यहाँ पर लेखक फिर से एग्जाम्पल देते हैं भगत जी का। तो लेखक कहते हैं कि एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक पर दिख गए। देखिए ये पूरा निबंध है, एक बाजार दर्शन जो है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के यहाँ पर एग्जाम्पल से, उदाहरणों से अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक पर दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय 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 राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और ना ही उस समय वे बाजारों को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत से लोग थे, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया, सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। क्योंकि देखिए भगत जी के पास जितने भी बच्चे आते थे चूरन खरीदने के लिए, भगत जी उन सभी बच्चों को पहचानते थे, उन सभी बच्चों को जानते थे। तो इससे ये तो पता चलता है कि उनकी आंखें किसी से भी कम खुली हुई नहीं थी। यानी कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वो बाजार को नहीं देखते थे, बाजार की चीजों को नहीं देखते थे, लेकिन भौचक्के रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। लेकिन भौचक्के रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी, व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। सब उसके प्रति अप्रीति, उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उसने समूचे माल के प्रति भी उसके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं। देखता हूँ कि खुली आंख है, तुष्ट मग्न, और वह चौक बाजार से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत जी नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर, वहां पर दो चार अपने काम की चीजें ली और चले जाते हैं। बाजार से हठ पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तब तक है, तभी तक उपयोगी है जब तक वहां जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। यानी कि उनको केवल एक चीज खरीदनी है, केवल एक सामान खरीदना है और उसके बाद उनके लिए ये बाजार जो है वो नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए तो वह कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव में ले लिया गया है। इससे आगे आसपास अगर चांदनी बिखरी रहती तो बड़ी खुशी से बिछी रहती। भगत जी से बेचारे का कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है, लेखक कहते हैं कि यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य दे सकता है। देखिए अब यहाँ पर लेखक क्लियर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बाजार को वही मनुष्य सार्थकता दे सकता है जो मानता है कि वह क्या चाहता है। जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं तो वे अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशकारी शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठाते हैं
और ना ही बाजार को सच्चा लाभ देते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट करते हैं, कपट बढ़ते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भावना की घटी। इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृदय और पड़ोसी फिर नहीं रह जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचके की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात पर हों। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं बल्कि शोषण होने लगा है। सब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थ सरासर औंधा है। वह मायावी शास्त्र है और वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए काफी सारे प्रश्न हैं। देखिए, चैप्टर जब हमने पढ़ लिया है तो हमने लास्ट 3 सेशंस में इस चैप्टर को यहाँ पर पढ़ा है। इस चैप्टर को कई बार कई सारी चीजें इसमें हमने रिवाइज भी की हैं, कई सारी चीजें हमने इसमें पिछली क्लास में जो पढ़ी होती हैं उनको अगली क्लास में भी पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए प्रश्न जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होंगे पढ़ने के लिए और बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो आप इन्हें फेयर कॉपी में नोट डाउन करते हैं। तो बच्चों देखिए, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हमने पाठ को यहाँ पर 2 से 3 बार रिवाइज भी कर लिया है। तो मुझे लगता है कि अब पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है, चैप्टर से जुड़ी हुई कोई परेशानी होती है, क्योंकि चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो कोई भी दिक्कत परेशानी फिर भी अगर होती है तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे चैप्टर से रिलेटेड चीजें, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।